सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं, लेकिन बाज़ मुश्किलें जो हैं वो मज़ीद उलझनों का बायस हो जाती हैं। पीटीआई के इस मौजूदा दौर पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दौर पुरफितन है, पुराशोभ है, और कुछ इसे मज़ाहिया करार देने पर मुसिर नज़र आते हैं। मेरे अपने हिसाब में मुझे जितनी इंटरटेनमेंट का सामान पिछले हफ्ते मिला, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में भी शायद इतनी इंटरटेनमेंट मेरी कभी हुई होगी। और इंटरटेनमेंट जो हुई उसका सबब भी मैं बता देता हूँ। पै दर पै लताइफ की भरमार हुई है, अल्लाह ताला रहम ही फरमाए। ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 74-75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि एक ऑर्डर देने वाला खुद अपने आप को ढूंढता फिर रहा था, और वो ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, मुल्क का वजीर आजम था। और वो वजीर आजम खुद अपने आप को इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम करना था कि भारत से, एक दुश्मन मुल्क से जिसने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, चीनी और कपास मंगवाने वाला कौन है, ये जानना चाहता था हमारा वजीर आजम। खुद वो वजीर आजम जिसे हम्माद अजहर साहब ने बताया कि सर मुझे तो आप ही ने ऑर्डर दिए थे, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। मैंने देखा, बहुत ढूंढा कि शायद कहीं इस हवाले से कोई कवरेज हो, कोई एंकर, कोई जय्यद मुस्तनद एंकर, आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार कोई चैंपियन, कोई इस पर बात करे। सन्नाटा। वज़ीर आज़म साहब काबीना में खुद अपने आप को तलाश करते पाए गए। एक लतीफ़ा, दूसरा लतीफ़ा, फिर आज। आम हालात में अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो हम उसे कहते आपका साबुन स्लो है क्या। एक हफ्ते के बाद आपको समझ में आ रहा है। अनवर मसूद की बातों के बारे में समझ में आता है कि लोगों को एक एक हफ्ते के बाद समझ में आ रही हैं वो बातें। लेकिन जो बाइडन इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल तो नहीं है। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पिछले हफ्ते में प्रोग्राम दाग के 6 दिन की छुट्टियां बना के आ गया। वजीर आजम को आज पता चल रहा है कि जो बाइडन ने उनको नहीं बुलाया, और अब वो हैरान हो रहे हैं कि मुझे हैरत हो रही है कि जो बाइडन ने हमें क्यों नहीं बुलाया। मेरा ख्याल है अगर जो बाइडन को भी पता चल जाए तो वो जहर खा लेगा और निहायत शान से अपनी जान को जहन्नम वासिल करवा देगा। आखिरी नहीं, सेकंड आखिरी लतीफ़ा है। महंगाई में इजाफे का मलबा एक मरतबा फिर आलमी मंडी पर गिराया और यह कार खैर अंजाम दिया है मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हजरत अल्लामा असद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। ये वही असद उमर साहब हैं जिन्हें पेट्रोल 40 रुपए चाहिए था, जो कह चुके कि अगर एक साल में हम कोई तीर तोप तलवार नहीं चला चुके तो मैं घर चला जाऊंगा। आप मेरे इस बयान को साबित कर लीजिए। जिन्होंने स्टील मिल को दुनिया के चारों तरफ चक्कर दिलवाना था, जिन्हें वर्ल्ड बैंक को, IMF को इमदाद देनी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं कर सके हम। और आखिर में एक सवाल, यह पहली मर्तबा है कि जब पाकिस्तान में एंकरों की फौज जफर मौज रियासत की नहीं, मुल्क के वजीर खार हो गई है। मुल्क के वजीर आजम की नमकवार। 2 लोग हैं जिनसे मैं परेशान हूं। मैं अपने वीलॉग्स में, आरफीन नामा में ये बात कहता चला आ रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम्स में ये बात कहता चला आ रहा हूं। मैंने उन दोनों हजरात को नाम दिए हुआ है, मैं उनका नाम भी दे देता हूं आज। जो मैंने उनको दिया हुआ है उनका असल नाम नहीं, इंशाअल्लाह आप लोग खुद पहचान जाएंगे। एक साहब पूरा बोल नहीं पाते, तुतला के बात करते हैं, पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन जो कांड किया है मैं आगे उस पर आ रहा हूं। एक साहब हैं, वो अपनी मीठी मीठी मधुर अंदाज में वजीर आजम पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, अपने उन्स, अपनी शफकत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। पिछले वीलॉग में मरियम आया अपने आप को बता रहे थे। उन्होंने वजीर आजम से कहा है कि आप चिल करें, आप फिल्में देखें, आप क्रिकेट खेलें और अपने बच्चों के पास चले जाएं या अपने बच्चों को बुला लें, और उसके बाद यकीन जानिए कि आप सिकंदर आजम बनकर के उभरेंगे। मैं हैरान हूं। नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के अदवार में भी ऐसा हुआ कि एंकरान कराम को गोद लिया गया, लेकिन ये तो अजीब दौर है। यहाँ तो पूरे पूरे चैनल्स बाकायदा मुशर्रफ व इमरान हुए चले जाते हैं, यहाँ तो एंकरान कराम बाकायदा मैनेजर पब्लिक रिलेशंस टू पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ या इमरान खान बने हुए हैं, और मजाल है कहीं कोई सुनवाई हो जाए।
मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब नदीम द ग्रेट कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरम अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मखदूम हसन साहब जीडीए से। पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में मखदूम मोहसिन साहब, माजरत चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम में पहली मरतबा शरीक होने का रिस्क उठा रहे हैं। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर किस किस बात पर हंसें, किस किस बात का रोना रोएं, मेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा। 7 दिन गुजर जाने के बाद वजीर आजम को ख्याल आया कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से हमें काट दिया गया। इतने मासूमाना अंदाज में, मासूमाना को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, काबीना में बैठे हुए और अपने आप को ही खुद तलाशते फिर रहे थे मोहतरम वजीर आजम साहब। वो तो हम्माद अजहर साहब स्मार्ट निकले तो उन्होंने वजीर आजम का नाम लेकर के अपनी जान बख्शी कराई, वरना उनकी गर्दन अब तक उतार ली जाती। एक ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, उसकी इबारत पढ़ करके यकीनन आप, बल्कि सुन करके यकीनन खुश होंगे। काबीना इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की तजवीज़ देने पर वजीर तिजारत इमरान खान की सरजनिश कर दी। वजीर तिजारत इमरान खान की वजीर आजम इमरान खान से माजरत, वजीर आजम का माजरत कबूल करने से इनकार, काबीना का वजीर तिजारत पर गद्दारी का पर्चा कटवाने का फैसला। सर कुछ ऐसी ही कॉम्प्लेक्स सूरत-ए-हाल नहीं है? आरफीन भाई मैं कर्ज करूं, आपको अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों के बहुत सारे ज़खायर दिए हैं और आप उनका कोशिश करते हैं भरपूर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें लॉजिकल बात करने का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि बोथ साइड्स का मौक़िफ़ कौम के सामने पेश हो जाता है। मैं लफ्ज़ों में तो आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ ऐसी चीज़ों को पॉजिटिव भी डिस्कस किया करें जो माजी में कभी नहीं होती थी। आप इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल के हवाले से आपके इल्म में, राब्ता कमेटी के हवाले से आपके इल्म में है कि बहुत सारी इक़्तिसादी और मुआशी मामलात के हवाले से डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस बुनियादी तौर पे कई जगहों पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हमें ये चीज़ बाहर से मंगवाने में कहाँ से इसका रेट्स आसान होगा, कहाँ से इसकी पहुँच जल्द होगी, और जब वो कमेटी डिसीजन कर लेती है तो फिर फेडरल कैबिनेट में चीज़ें सारी पेश होती हैं। और आपके इल्म में होगा कि इस बार फेडरल कैबिनेट के एजेंडे में भी ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हमने भारत से कोई चीज़ मंगवानी है या नहीं मंगवानी, लेकिन वज़रा के इसरार पर, वज़रा की, क्योंकि आपके मीडिया ने एक चीज़ को फ्लैश किया, प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्तफसार किया और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर के लोगों के साथ मोदी सरकार ने हाथ किया, हम किसी सूरत भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं आपने कहानी का जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें रंग भरे, जाहिर है आपको रंग भरने आते हैं, लेकिन जो इख्तितामी हिस्सा है, जो रिजल्ट देता है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान का ऐसे नेशन, क्या पाकिस्तान की राय है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस साइड पर चल रही है, आपको चाहिए था कोई 2 जुमले। मुझे पता है आपसे बर्दाश्त नहीं भी होगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा मेरी इस बात पर, आप मेरी अभी क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप 2 जुमले इस बात पर फरमा देते तो आज कुछ भी नहीं होना था। ना कराची के मौसम में कोई तब्दीली आनी थी, ना जनाब की तबीयत में, आपके मिजाज पे कुछ चीज नागवार गुजरनी थी। आपने कौम को यह बताना था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस मोदी सरकार को, उस हिंदवाता माइंडसेट को, उस शख्स को, उस हुकूमत को, उन लोगों को जिनको पाकिस्तान के साबका दवार में प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजों के यहां इन्वाइट किया करते थे, मरी में जंदाल जो टाइकॉन था स्टील का, उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात किया करते थे और किस तरह से बनारसी और लाहौरी साड़ियों के गिफ्ट किया करते थे। आपके मुल्क में ऐसा शख्स हुक्मरान है कि जिसने सही मानों में प्रैक्टिकली साबित किया कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उस वक्त चाहेंगे सिर्फ जब हिंदुस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ साथ शुरू होता है। साबित करने में सिर्फ 24 से 36 घंटों की देर हो गई, इसलिए ये साबित करना जो है वो गले पड़ गया। आपने मुझ पर मीनाकारी का इल्जाम भी आयद किया, मैं निहायत शान से इसे रद्द किए देता हूं, इस्तरदाद पेश किए देता हूं। सर बात यह है कि वजीर आजम को जब कश्मीरियों का ख्याल आया, उस वक्त तक कश्मीरी खुद भी भूल चुके थे, फातिहा पढ़ के सो चुके थे इस एक हरकत पर जो हमारे अपने मसीहा की जानिब से, हमारी अपनी हुकूमत की जानिब से हुई थी। टेक्निकली स्पीकिंग वजीर आजम को शोकॉज नोटिस नहीं, सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर देना चाहिए था, उनकी जगह किसी मुनासिब आदमी को लेकर के आना चाहिए था जिसको कश्मीर और कश्मीरियों से पाकिस्तान के हुब का अंदाजा जरा सा भी होता।
हम्माद अजहर ने 24 घंटे 36 घंटे पहले 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स में बताया कि हम काबीना इस मामले पर गौर खौज के लिए भी जा रही है और इंदिया भी दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। वजीर आजम कहां थे? इस्लामाबाद में कौन सी चोटी पर वो थे कि उनके कानों तक ये खबर न गई? उसके बाद फिर काबीना का इजलास हुआ, वहां पे खुद ही अपने आप को वो तलाशते फिर रहे थे। वो तो अगेन फिर मैं कह रहा हूं कि कहानी का वो रुख जो आप नहीं बता रहे, फिर आपको याद आया कि अरे ये तो कश्मीर और फलाना और ढिमकाना। फिर हम्माद अजहर जो है उनकी स्मार्टनेस, उनकी क्लेवरनेस काम आई और उनकी जान बख्शी हुई, वरना उनका नाम भी शहीदों की लिस्ट में आ चुका होता। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूं, आगे जाऊंगा। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर पाकिस्तान में इस तरह की सियासी लताइफ बहुत देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा लतीफ़ा तो हमें उस वक्त भी नजर आया जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब बगलगीर हुए। मुझे पहले ही पता था कि साजे की आंटी चौराहे पर फूटेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे फलक ने हमें ये खूबसूरत मंजर देखना नसीब भी किया। वजारतों की बंदरमाट भी हुई, ये तू ले ले वो तू ले ले के बाद। उसके बाद फिर वही हुआ जो उस हुकूमत में होना चाहिए था। फिर एक नादिर शाही बयान आया, सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। सर लेकिन इस एक दौर में जिस तरह से तवातुर के साथ लताइफ का शिकार बनाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, सर आपको लगता है कि हम टीज हो रहे हैं या आपको इस एक राय से इख्तिलाफ होगा? आप पीडीएम की बात कर रहे हैं? नो सर, मैं पीटीआई के इस दौर में होने वाले, पीडीएम की तो तदफीन को भी जमाना हो चुका, उसके बारे में इखलाकन एक दो सवाल पूछ लूंगा मैं टाइम पास के लिए। अच्छा। लेकिन अभी मैं पीटीआई की सरकार पे बात कर रहा हूं। पीटीआई का मसला ये है कि एक बीमारी है जिसका नाम होता है एमेनेसिया, जो कि इंसान भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और वो क्यों होती है वो मैं टीवी पर नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो अच्छा इखलाकी तौर पर सूट नहीं करता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद वही बीमारी हो सर, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, जैसे कि आपने कहा। हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इतनी अंग्रेजी समझ पाऊँ। मेरी बात सुने, बीमारी है, आप जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ, प्रोफेशन वाइज प्रैक्टिसिंग। तो वो उनको याद नहीं रहता है कि भाई चीनी का ऑर्डर उन्होंने दिया था, उनको ये पता नहीं है कि ये क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी दुनिया की मीडिया पर आ रहा था, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो पाकिस्तान की इंसल्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, चैम्बरलेन वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो जाता है हिटलर के पास और वहाँ हिटलर उसको ज़िलत आमेज़ वे में बिठाकर वहाँ इनका समझौता, बरतानिया वो कागज़ दिखा रहा होता है कि मैंने बड़ा तीर मारा है। आखिर में बरतानिया वालों ने कहा कि आपने तो इंसल्ट करवा दी हमारी कौम की, उसने रिज़ाइन किया, फिर चर्चिल बना प्राइम मिनिस्टर। तो इस शख्स का भी यही है, पाकिस्तान की उसने इंसल्ट कराई है हर फोरम पर, वो मिडल ईस्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड नेशन हो, कहीं का भी इसने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा है और भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहता है। तो इससे बेहतर है कि मैं इस पर क्या तबसरा करूं, यही मैं तबसरा कर सकता हूं जो मैंने किया है। राइट सर। अफनान साहब, सर जरा उस खिफ़त का सरकारी तौर पर उस एक हजीमत का अंदाजा लगाइए अवाम पाकिस्तान को या हमारे मुल्क को, प्यारे मुल्क को जो भुगतनी पड़ी। आपकी कुर्सी से महज चंद गज के फासले पर या चंद इंचेस के फासले पर बराक ओबामा पूरे तमतराक के साथ बैठा है और आप उसे मिसेस ओबामा कह जाते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। इस पर उन पर हस्बे रिवायत तबर्रा भी हुआ और ठीक हुआ। ये भी ताने कसे गए कि वो पर्ची के बगैर पढ़ नहीं सकते। बात ये भी ठीक है, वो पर्ची के बगैर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन सर ये एक्सटेम्पोर बोल करके जो कुछ हमने कमाया है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, जो पर्ची से पढ़ना जो है वो तो मतलब कि एक अच्छी बात है इस लिहाज से कि आप सोच समझ के इस लेवल के ऊपर बोल रहे हैं। ये नहीं आप कह रहे हैं कि जर्मनी जापान का बॉर्डर मिल गया, कभी एससीओ के समिट में सारे खड़े होते हैं, आप बैठे रह जाते हैं। फिर आप जो है वो कहते हैं ईरान में जाके कि पाकिस्तान आर्मी और ISI ने अलकायदा को ट्रेन किया था। तो ये एक सीरीज़ ऑफ ब्लंडर्स है, ये एक वो मतलब एक सिलसिला है जो जब ये बाहर जाते हैं कोई ना कोई पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है वो नदामत का सामना करना पड़ता है। और मज़े की बात ये है कि जिस पर्ची के ऊपर हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया वो पर्ची भी अब ये कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो
पर्ची पर्ची करते मैं आप पे पर्ची हुई। तो ये जो है ये हमें पर्ची पर्ची का ताना दे दे के इन्होंने खुद पर्ची जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। और ये खाली इस मामले में नहीं, ये हर मामले में आप देखिएगा इवेंचुअली वही पॉलिसीज़ अपनाएंगे जो PMLN ने जो है वो अपनाई थी। इवन आप शौकत तरीन साहब को देखें, उन्होंने क्या इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में रिसेंटली कहा कि 165 पे डॉलर ले गए और इंटरेस्ट रेट 13% पे ले गए, मुल्क की इकॉनमी तो तबाह बर्बाद होनी थी। तो यही बात जब इसहाक डार करता था तो गलत करता था। जो बातें, जो फिस्कल पॉलिसी और जो काम हमने किए उससे मुल्क की खिदमत हुई, इन्होंने आके इनको सबको उल्टा कर दिया, उससे मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। तो ये खाली ये एक मामला नहीं है, ये बेतहाशा अब ये ECC और कैबिनेट वाला मामला आपके सामने है। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जो है हुई है, हालांकि हम ये क्लेम करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दरख्त जो है वो हमने लगाए, 10 अरब दरख्त दिया, पता नहीं 1 अरब दरख्त दिया, कितने भी दरख्त थे। और उसके बावजूद मतलब कि वो इतना बड़ा टारगेट था कि बड़े बड़े जो यूरोपियन मुल्क हैं, जो बड़े अमीर हैं, वो भी इतना बड़ा टारगेट ना अचीव कर पाते, और हमने वो अचीव कर लिया इमरान खान साहब के मुताबिक। तो हमें तो सबको सरों पे बिठाना चाहिए था कि इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त काम किया है जो किसी और मुल्क से हुआ ही नहीं। लेकिन हकीकत दुनिया में देखें यही होती है कि आप पाकिस्तान में तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, आप पाकिस्तान में ज़ोर ज़बरदस्ती से इलेक्शन भी जीत जाएंगे, आप पाकिस्तान में 1 पेज पे लाके सारा मामला भी चला लेंगे, लेकिन दुनिया नहीं मानती। दुनिया को मालूम है कि आपकी क्या हैसियत है। मखदूम मोहसिन साहब के पास जाऊंगा। मखदूम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, GDA को मौजूदा दौर कितना प्यारा लग रहा है? प्यारा को आप इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा। थैंक यू सो मच। देखें, बात ये है कि 2018 के इंतखाबात में हमने एक डिफरेंट ओपिनियन के साथ एक नए अल्टरनेटिव की सूरत में PTI को कंसिडर किया और उनके साथ हमने एक अलाइंस किया। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पिछले 2-3 सालों से लेकर आज तक उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। और ये हम बार बार हम मीटिंग्स में बार बार हम इस चीज़ की निशानदेही भी करते आ रहे हैं कि हमें परफॉर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर 1.5 या 2 साल के बाद फिर हमें फिर आवाम के पास जाना है और फिर हम सबको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। और लेकिन मसला फेडरल गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ ये है कि वो NRO अपोजिशन से बाहर नहीं निकल रहे, उन्हें परफॉर्मेंस पे ज़ोर देना चाहिए। और इस बात पे हम बार बार देखें, हम अलाइज ज़रूर हैं लेकिन मैं कोई फेडरल गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान नहीं हूँ, और हम GDA भी हम इंडिविजुअल्स का एक मजमा है। और मैं उस चीज़ का कायल हूँ कि हमें हक़ की बात हमेशा करनी चाहिए जो भी फैक्ट है। जैसे आपको याद होगा कि आइलैंड्स का इशू हुआ था, उस पर भी हमने अपना डिफरेंट ओपिनियन रखा। अब भी ये बात है कि ये ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, ये अगर 30 मिनट्स की मीटिंग होती है तो उसमें 25 मिनट्स ये PDM पे बात करते हैं। ठीक है, PDM एक प्रॉब्लम था, चलें वो बात हम उस चीज़ पे एग्री करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से या जो भी XYZ है, चलो फॉर अ टाइम बीइंग आपको फ़ायदा मिल गया, लेकिन 2 साल के बाद जब इलेक्शंस होंगी तो आखिर परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी, परफॉर्मेंस भी मांगेगी। एटलीस्ट मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार लोग मुझे वोट करते हैं, मुझसे सवाल करेंगे। एटलीस्ट आपके पास उन सवालों का अब तक क्या जवाब है? अब तक तो जवाब नहीं है ना हमारे पास, दैट इज़ द रीज़न। नहीं, लेकिन हमारे पास ये जवाब ज़रूर है कि हमने आवाज़ उठाई है, बार बार टीवी प्रोग्राम्स हो, मीटिंग्स हो, बार बार हम ये बात करते हैं कि हम आवाम को मुंह दिखाने की पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन एटलीस्ट आप नए हैं, ठीक है, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, अब अलार्मिंग सिचुएशन है, 2 साल आपके पास हैं। 2 साल में अगर हम कुछ करने के काबिल रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें भी, मैं एज अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें एक स्टैंड लेकर या तो हम इनसे अलग हो जाएं या फिर हम इनसे डिमांड करें कि काइंडली आप परफॉर्म करें। सर ये तो बैसाखियाँ ही दगा देने वाली हैं, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन बहरहाल इस मौजू पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा नदीम कुरैशी साहब, स्ट्रेट अवे अगर मुद्दे की बात हो जाए थोड़ी सी। सर जो बाइडन भी भूल गया था, आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस वाले उसके ऑर्गेनाइजर्स वगैरह भी भूल गए थे, उसके मुंशियान कराम उनको भी याद नहीं रहा था। सर ये बेवक्त की रागनी इस वक्त छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? पिछले हफ्ते में प्रोग्राम दाग के भी घर चला गया, 1 हफ्ते के बाद हैरत हुई है। ये अनवर मकसूद का कोई स्क्रिप्ट तो नहीं था कि जो 1 हफ्ते के बाद समझ में आया है? देखिए आरफीन भाई, एक तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले सेनेटर करीम ख्वाजा साहब को अर्ज करूंगा कि इन्होंने बड़ी माशाल्लाह बड़ी एग्जांपल्स दी कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ये भूल गए, यहाँ मजाक उड़ा, यहाँ मजाक उड़ा। ये शायद माजी के अगर झरोकों में जाएं तो उनको याद होगा पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट गए थे यूके के विजिट पर और फिर यूके के अगले रोज अखबारात ने लिखा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा, ये मिस्टर 10% है अपने मुल्क में, कभी आपका हाथ ही ना ले जाए। तो इस मुल्क में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर गुजरे कि वो
जलजला जदगान के लिए जब माली इमदाद के लिए गए तो एक इंटरनेशनल एंकर ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप इतने बिलियन डॉलर की घड़ी बांधकर अगर चंदा मांगने आए हैं यूरोप में तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो इस मुल्क में जो मिसालें माजी के उन लोगों ने कायम की जिन्होंने इस मुल्क को शहनशाह अकबर की तरह चलाया, तो आप हमसे इस तरह की तवक्को ना रखें कि हम आपकी हर बात का जवाब देने के लिए अपने वक्त का ज़िया करेंगे। हमने जो करना है हम पाकिस्तान की अवाम के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम बेहतरीन मुनसिफ है। आप ही लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, वो तमाम जमातें कहती हैं जो यहाँ इक़्तिदार में रही 40-45 साल कि जी जमहूरियत सबसे बेहतर इंतकाम है। तो 2023 का इंतखाब करीब है, आने दें, पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। पाकिस्तान की अवाम ने 2018 में भी फैसला किया कि पीपल्स पार्टी जो आज बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करती है, सवाल को थोड़ी सी पंजाब से कैंडिडेट्स मिले थे। जी आप फरमाएं साहब। मतलब फरमाएं, मुझे तो नींद आ रही है। सवाल तो दाग चुका मैं, अब सवाल भूलने के करीब हूं। आप कह रहे हैं फरमाएं। अच्छा मैं देखिए मैं आपको कर्ज करूं। अब आपका भी सवाल का जवाब देना है। मैंने जिले सुबहानी और आपके जो 3 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, आज आपने बड़ा एक कमाल किया कि आपने मखदूम मोहसिन साहब को भी मैदान में उतार दिया। मतलब आपने अपने तरकश का आखिरी तीर भी चला डाला। आज हालात ये आ गए कि आपने हमारे दोस्तों को हमारे सामने बिठा दिया। आपसे हुजूर कौन जीत सकता है? आपसे कौन जीत सकता है? मुझे तो आप बहुत, मैं महसूस करता हूं कि आप बड़ा प्लान करके सारा कुछ कर रहे होते हैं। बहरहाल देखिए, इंटरनेशनल चीजें चल रही होती हैं। पाकिस्तान में अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, अफनान साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह से, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूं, मेरी आज पहली इनसे मुलाकात है कि जी पाकिस्तान में ट्रीज लगे, बिलियन ट्रीज लगे, लाखों दरख्त लगे, कहाँ लगे। पाकिस्तान को आलमी माहौलियाती इदारों ने दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल किया है जिनको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आने वाले वक्त के हवाले से कोई पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, चले मुझे पता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम अपने मुखालिफ की किसी अच्छी बात की तारीफ कर सके, लेकिन हम उस पर खामोशी करके भी उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। आज जो ट्रीज पाकिस्तान में लग रहे हैं, पाकिस्तान में माहौलियात की ठीक है, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था। वो कभी ऐसा नहीं रहा। मतलब आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल नहीं था। आप समझ गए होंगे आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे ये पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म को 7 दिन के बाद क्यों ख्याल आया, और आप मुझे जो है वो मरी की पहाड़ियों में घुमा रहे हैं। नहीं, मैं आपको मरी की पहाड़ियों में नहीं घुमा रहा। काश आपको मरी की पहाड़ियों में मैं घुमा सकता ताकि आप ठंडे होते और इसी प्राइम मिनिस्टर की हजारों पॉजिटिव चीजों को भी डिस्कस करते। अब आप चुन चुन के वो चीजें लेकर आते हैं जहां कोई छोटा मोटा को मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि एक हफ्ते के बाद क्यों ख्याल आया। एक हफ्ते से पहले कौन से इन्वर्टेड कॉमास में जरूरी उमूर निपटा रहे थे। अच्छा, यहाँ ब्रेक की कॉल आ गई है। नदीम साहब, आपकी कोशिश, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करना है। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब थोड़ा सा महंगाई के बारे में बात कर लेते हैं। महंगाई एक ऐसा मसला है जिस पर हुकूमत न सही लेकिन हर ज़माने की अपोजिशन को ज़रूर एतराज़ होता है। उस वक्त तक तो ज़रूर होता है जब तक खुद उनकी लॉटरी नहीं निकल आती, जब तक उनका सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, फलां मुख्तलिफ मनासिब पर ओहदा बरा नहीं हो जाता, बरजमान नहीं हो जाता, मुतमक्किन नहीं हो जाता। करीम ख्वाजा साहब, सर महंगाई बढ़ गई है, आवाम को दुश्वारियां हैं, लेकिन एक ज़माने में वज़ीर आज़म को इस बात पर भी एतराज़ था कि ये टेलीविज़न चैनल वाले ये जो है वो माइक लेकर के चले जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि महंगाई कितनी है, तो वो आम आदमी अपनी भड़ास निकालता है। और एक ज़माने में ख़ुद यही मेरे वज़ीर आज़म थे जो अपोजिशन लीडर होने की वजह से पूरे मुल्क में कंटेनर लिए घूमते थे, पूरे मुल्क का चक्का जाम था। और महंगाई जब उस दौर में होती थी तो सदर और वज़ीर आज़म डायरेक्ट चोर होते थे। अगर किसी ज़माने में ट्रेन का कोई फाटक ना होने की वजह से हादसा होता था तो बराह रास्त वज़ीर रेलवे उसका ज़िम्मेदार होता था। लेकिन अब वो सारी बातें याददाश्त से महव हो गई। क्या कहेंगे सर? आरफिन साहब, कल न्यूज़पेपर्स में और इनकी अपनी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये कहा है कि 9.1 हुई है। माना जो लास्ट हुकूमत थी, जो भी हुकूमत थी, किसी की भी थी, उसकी 3.7 थी, और अभी जो है इन्फ्लेशन रेट 9.1 है। मुझे समझ में नहीं आता, अभी रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं, रमज़ान में किस तरह होगा। गरीब जो है कोरोना की वजह से सारी दुनिया में इकोनॉमी जो है वो सुकड़ रही है, तबाह बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान में हम जो है GDP -2 पर पहुंच गए हैं, ज़राअत तबाह हो गई है। मखदूम मोहसिन बैठे हैं, ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बाद जो है
मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम का क्या हशर होने वाला है फाइनेंसिस के हिसाब से, और जो है गरीब जो आदमी जो है दिहाड़ी वाला है, और अभी रमज़ान शरीफ में जो कुछ होने वाला है, तो इनको तो परवाह ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अफ़गानिस्तान जो है उसका रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, बांग्लादेश हमसे स्ट्रॉन्ग हो गया, भारत को तो आप छोड़ें। अब हालत ये है कि अफ़गानिस्तान से हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, जो कॉटन पाकिस्तान में होती थी, अब अफ़गानिस्तान भी हमें उसने मार दिया है। इनको परवाह ही नहीं है, इनको कुछ परवाह ही नहीं है कि क्या होने वाला है। मुझे ये बताएं, सिंपल बात है, सारी दुनिया में पेंडेमिक है, सारी दुनिया के गरीब तरीन मुल्क पैसे वो ख़रीद रहे हैं और फ्री में लग रहा है। पाकिस्तान में जो है स्पुतनिक जो है वैक्सीन लेकर और 18,000 में वो लगाई जाएगी। इनको चाहिए था कि पाकिस्तान के हर शहरी को कोई भी वैक्सीन हो, चाइना की हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, वो मुफ्त में लगानी चाहिए। ये तो आइडियल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। आइडियल दौर कब रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तानी अवाम को कब इतनी मुफ्त की रोटियां नसीब हुई हैं किसी दौर में? बहरहाल अफनान साहब, सर महंगाई में इजाफे की बात हुई, रमज़ान शरीफ की आमद का जिक्र निकला। सर आपको तो पता होगा, या नहीं भी पता तो मैं आपको बताने की अदाकारी फरमा लूँ, ये यूटिलिटी स्टोर जो है खैर से, वहाँ पे चीनी तेल की कीमतों में 6 से 9 रुपए का इजाफा इखलाकन कर दिया गया है। तो अब बताइए कैसी रही? देखिए, मतलब कि जैसे बाकी सारे मामलात चल रहे हैं हुकूमत के, उसी तरह ये वाला मामलात भी होंगे। बल्कि मैंने ये ट्वीट पढ़ी है कहीं पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो प्राइस कंट्रोल जो है वो सारा का सारा रमज़ान में इन्फ्लेशन को ख़ुद चेक करेंगे। तो उस पर लोगों ने, बहुत सारों ने कहा है कि अल्लाह खैर ही करे, अब रमज़ान पता नहीं जो है वो कैसा गुजरेगा। तो वो जो मामलात बाकी जैसे मुल्क के हैं, एडहॉक बेसिस के ऊपर मामलात जैसे चलाए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसी तरह क्या कहते हैं ये वाले मामलात भी अब चल रहे हैं। और उसके अंदर आप देख रहे हैं, अभी जैसे महंगाई की भी आपने बात की, हमारे दौर की एवरेज इन्फ्लेशन 5 साल की 4 से 5% है एवरेज इन्फ्लेशन, जिसमें आप सब कुछ डाल दें। इस वक्त फूड प्राइसेस की कुछ इन्फ्लेशन 50% से भी ज़्यादा है। कोई ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो डबल भी हो गए। और देखें, जो अमीर लोग हैं या जो मिडिल क्लास है, यहाँ पर मिडिल क्लास है, वो लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं इस तरह की चेंजेस, क्योंकि उनकी कंजम्पशन इतनी जो है वो होती है कि वो इतने उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी इनकम भी इतनी होती है। तो लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो पिस जाएगा इस महंगाई की वजह से, वो पिस गया है। और फिर तनख्वाहें ना बढ़ाना, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाना जुल्म है उनके साथ। आप सोचें कि सरकारी मुलाजमीन उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं जिस पे हम छोड़ के गए थे, और महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, डॉलर कहाँ से मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इससे पहले कि नदीम कुरैशी साहब मुझे तबर्रा भेजना शुरू कर दें और ताना देना शुरू कर दें कि ये बाकायदा प्लांटेड प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। वैसे भी आपको पता है हुकूमत में आने के बाद नखरे ज़रा ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बहरहाल नदीम कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जब हम्माद अजहर साहब की नई नौकरी लगी अभी, ठीक है, तो शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया हम्माद अजहर की तकर्री से गरीबों को रिलीफ मिलेगा। सर गरीबों को रिलीफ तो इमरान खान ने नहीं देना था खैर से। और दूसरी बात, 2-3 दिन पहले तक वो हफीज शेख जिसकी पीठ थपथपाई जा रही थी, जिसको सेनेट में मुंह की खाने के बाद अगले दिन बाकायदा, जिसको कहते हैं निहायत तफाखुर के साथ, खान साहब ने कहा था कि काम जारी रखो बच्चा, ये इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। आज अचानक ऐसे कौन से कीड़े पड़ गए थे उनमें, या उनका काम पूरा हो गया था, स्क्रिप्ट इतना ही था उनके लिए? क्या फरमाएंगे? सदीकी साहब, हर फैसले के पीछे अगर कोई चीज कारफरमा है तो वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। आप 2.5 साल में साबित तो नहीं कर सकते